Good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. It's 31st of August, last day of the month. So, without getting delay, let's get started. हमारी पहली खबर जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है दैट इज एट 6.7% ग्रोथ स्लिड टू 5 क्वार्टर लो इन Q1। ये पूरी जो न्यूज है वो जीडीपी और जीवीए को लेकर डिस्कस करती है। इस पूरी न्यूज को समझने के पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम समझे जीडीपी क्या होता है, जीवीए क्या होता है, फिर उसके बाद हम वापस इस न्यूज पर लौटेंगे। समझते हैं जीडीपी क्या होता है। GDP is defined as the total monetary or market value of all finalized goods and services produced within a country's border in a specific time period। एक किसी टाइम पीरियड के अंतर्गत कंट्री की बाउंड्रीज के अंतर्गत जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उस सबको अगर सम अप करें और उसकी मॉनेटरी वैल्यू फाइंड करें उसे ही बोला जाता है जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। मतलब कि किसी डोमेस्टिक मतलब एक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्ट्स मतलब कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, चीजों का उत्पादन हुआ है, उसको मॉनेटरी वैल्यू में फाइंड आउट करना ही जीडीपी कहलाता है। It measures the value of total output in the economy by tracking the total demand। ये जीडीपी जो है वो बताता है कि इकोनॉमी का टोटल आउटपुट क्या रहा है, किस तरह की डिमांड इकोनॉमी में जनरेट हुई है। इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है दैट इज C प्लस आई प्लस G प्लस NX। एक एक करके समझते हैं। C डिनोट्स विथ कंजप्शन। जितना भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो प्राइवेट एंटिटीज हैं उन्होंने जितना भी फाइनल कंज्यूम गुड्स को किया है वो आता है सी के अंतर्गत, दैट इज कंजप्शन के अंतर्गत। सेकेंड वन इज इन्वेस्टमेंट। जो भी गवर्नमेंट अपने साइड से द सेकेंड बिगेस्ट इंजन इज द इन्वेस्टमेंट डिमांड जनरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस ऑल्सो नोन एज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशंस। जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जो भी कैपिटल एसेट्स को बनाने के लिए जितना प्रोडक्शन करते हैं जैसे बड़ी बड़ी मशीनरीज, इन सबको हम इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि किसी कैपिटल को फॉर्म करने के लिए किया जाता है एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा, उसे हम इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत रखते हैं। थर्ड वन इज जी, दैट इज गवर्नमेंट। Goods and services generated by the government and is known as government final consumption expenditure। गवर्नमेंट जितना भी एक्सपेंड करती है या खर्च करती है गुड्स को प्रोवाइड करवाने के लिए, उस चीज को लिखा जाता है गवर्नमेंट वाले सेक्शन में। देन नेट एक्सपोर्ट्स, दिस इज कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग इंडियन इंपोर्ट्स फ्रॉम द इंडियन एक्सपोर्ट्स। बेसिकली जो एक कंट्री है वो कुछ चीजें ग्लोबल लेवल पे एक्सपोर्ट करती है और कुछ चीजें ग्लोबल लेवल से इंपोर्ट करती है। सो नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है, जितना भी हमने इंपोर्ट किया है मतलब बाहर की कंट्री से मंगवाया है और कुछ अमाउंट हमने एक्सपोर्ट भी किया होता है, तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो भी हमारे पास आता है वो रहता है हमारा नेट एक्सपोर्ट्स। सो इन सब को प्लस आउट करके हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हुआ है, दैट इज कॉल्ड जीडीपी। जीडीपी दो टाइप्स की होती है, एक नॉमिनल एक रियल। नॉमिनल जीडीपी वो होती है जो हम करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं, मतलब कि उसमें इन्फ्लेशन वगैरह को एडजस्ट नहीं किया जाता है। जो अभी प्राइस चल रहा है मार्केट में उसी के बेसिस पे हम प्रोडक्शन की मॉनेटरी वैल्यू निकाले, उसे बोला जाता है नॉमिनल जीडीपी। लेकिन हम एक बेस ईयर सेट रखते हैं, इंडिया के रिस्पेक्ट में बेस ईयर 2011-12 है, उस रिस्पेक्ट में हम करंट प्राइसेस को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके उस टाइम की प्राइसेस के साथ कैलकुलेट करते हैं। इसे कहा जाता है रियल जीडीपी। दैट मीन्स जो रियल जीडीपी है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी कहलाता है। उसके बाद जीडीपी कैलकुलेट करने के दो मेथड्स होते हैं, एक्सपेंडिचर अप्रोच जो कि हमने यहाँ पे समझा C प्लस आई प्लस G प्लस NX,
और दूसरा रहता है इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच को सप्लाई साइड से देख करके हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट्स, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, टैक्सेस, सब्सिडीज, डेप्रिसिएशन, इस तरह की चीजें इंक्लूड करके हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी को। बट अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है एक्सपेंडिचर अप्रोच, क्योंकि हम ज्यादातर लेवल पे एक्सपेंडिचर अप्रोच को ही मानते हैं और अडॉप्ट करते हैं। ये बात हो गई जीडीपी की। यहीं पर ऊपर हमारे पास डेटा आया है जीवीए से रिलेटेड भी। जीवीए क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड, जैसे कि टर्म ही बता रहा है, वैल्यू एडेड। जैसे हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। ये तीनों सेक्टर बेसिकली क्या है? एक तो यूनिट है एग्रीकल्चर की, दूसरी है इंडस्ट्रीज वाली, तीसरी है सर्विस सेक्टर। तो ये तीनों सेक्टर्स कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं इकोनॉमी में, उससे कैलकुलेट किया जाता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन के थ्रू। इसमें हम जैसे सपोज एक एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो एक फार्मर के पास शुगर केन है, उसने शुगर केन प्रोड्यूस की। शुगर केन प्रोड्यूस करने में उसके 20 रुपए खर्च हो गए, ठीक है। एक जगह है शुगर जो इंडस्ट्री ने बनाई, शुगर की वैल्यू है सपोज 50 रुपीज पर केजी। तो अगर हम जीवीए की बात करें तो यहाँ पे शुगर केन से शिफ्ट होकर शुगर बनाने में हमें कितने रुपीस लगे, उसमें से हमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट को सब्सट्रैक्ट कर देना है। मतलब शुगर केन की कॉस्ट क्या थी? 20 रुपीज, और जो शुगर है उसकी प्राइस है 50 रुपीज। सो 50 में से 20 रुपीज को माइनस कर देंगे, दैट इज 30 रुपीज। हमारे पास डेटा आएगा कि जो वैल्यू ऐड हुई है इकोनॉमी में वो है 30 रुपीज की। मतलब कि हमें रॉ मटेरियल्स में से जो हमें फाइनल वैल्यू ऐड को देखना है, उसमें से रॉ मटेरियल की वैल्यू को डिडक्ट कर देना है, दैट इज जीवीए। According to RBI, the GVA of a sector is defined as the value of output minus the value of its intermediary inputs. This value added is shared among the primary factors of production, labor and capital. बेसिकली ये थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा है, जो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया कि शुगर केन से लेकर के शुगर तक के सफर में जो भी वैल्यू ऐड हुई उसे बोला जाता है जीवीए। दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखें तो जो जीडीपी है वो ओवरऑल हमें बताता है कि किसी भी कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ, लेकिन जो जीवीए है वो सेक्टर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है हमें। फिर अब वापस आते हैं न्यूज पर। न्यूज क्या कहती है? signaling a moderation in the economy's growth momentum, India's real GDP rose 6.7% in the April to June 2024 quarter, the slowest in 5 quarters and well below the Reserve Bank of India's expectation of a 7.1% uptick. Basically, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्सपेक्टेशन था कि जो इंडिया की जीडीपी होगी वो 7.1% तक होगी, लेकिन अभी ये 6.7% तक ही रुक गई है। मतलब कि हमने देखा कि हमारी जो जीडीपी है वो 6.7% हुई है फर्स्ट क्वार्टर में। फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ ईयर, ग्रोथ इन द रियल gross value added in the economy outperformed GDP growth with 6.8% uptick in the first quarter. जबकि जो जीवीए है, मतलब जो अलग अलग सेक्टर्स इकोनॉमी में जो वैल्यू ऐड किए, वो इस बार हमें ज्यादा देखने को मिला है। सो इस पूरे आर्टिकल से हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था समझना कि जीडीपी क्या होता है और जीवीए क्या होता है, और थोड़ा सा एक जनरल अवेयरनेस के लिए दोनों के बीच में हमने कंपैरिजन भी देख लिया कि जो जीडीपी है वो 6.7% पर ही है, लेकिन जीवीए इस बार हमारे सामने ज्यादा देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, दैट इज साइक्लोन आसना फॉर्म्स ओवर कच्छ, रेन लैशेस गुजरात। जो हमारा कच्छ वाला रीजन है, बेसिकली जो अरेबियन सी है, इंडिया की जो पेनिनसुलर इंडिया का टिप है, इस साइड है हमारे पास बे ऑफ बंगाल, इस साइड है हमारे पास अरेबियन सी। सो अरेबियन सी के इस रीजन में हमारे पास गुजरात वाला रीजन है, जहां पे कच्छ की भी कोस्ट लाइन पाई जाती है। कहा जा रहा है
कि साइक्लोन आसना फॉर्म्स ओवर कच्छ, इस रीजन में साइक्लोन आसना बन रहा है। साइक्लोन क्या होता है, इन डेप्थ उसे समझते हैं। Cyclones are rapid inward air circulation around a low pressure area. The air circulates in an anti-clockwise direction in the northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere. Cyclones are usually accompanied by violent storms and bad weather. Cyclone क्या होते हैं, बेसिकली पहले समझते हैं हम। साइक्लोन दो टाइप्स के होते हैं, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरा टेम्परेट साइक्लोन। इंडिया चूंकि ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है, इसलिए इंडिया के आसपास ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही फॉर्म होते हैं। सो अभी के लिए हम ट्रॉपिकल साइक्लोन को अच्छे से समझते हैं। बेसिकली जब एक एयर का सर्कुलेशन इनवर्ड फॉर्म में पूरा होने लगे, जहां पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ है, उसके आसपास बड़े बड़े एयर के भवंडर टाइप से बनने लगे, वहां का वेदर बहुत खराब हो जाए और वहां की जो वायलेंट स्टॉर्म्स टाइप की कंडीशंस देखने को मिले, इसे बोला जाता है साइक्लोन। रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन अराउंड अ लो प्रेशर रीजन। सपोज ये सरफेस है, यहाँ पे लो प्रेशर रीजन क्रिएट हुआ, इसी के पास जब एयर सर्कुलेशन बनने लगेगा, इसे बोला जाता है साइक्लोन। इसका डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है। डायरेक्शन इनका डिसाइड होता है कोरियोलिस फोर्स से। और आगे समझते हैं डेप्थ में। साइक्लोन बनने के लिए हमारे पास कुछ फेवरेबल कंडीशंस होना जरूरी है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो हमेशा सी सरफेस में ही बनते हैं। सी सरफेस मतलब कि प्रेजेंस ऑफ वाटर बॉडी इज कंपल्सरी। लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। क्यों हमें इतना टेम्परेचर क्यों चाहिए? द रीजन इज, जब इतना हाई टेम्परेचर होगा तभी तो वहां पे लो प्रेशर रीजन क्रिएट होगा। साइक्लोन को बनने के लिए हमारे लिए लो प्रेशर होना बहुत जरूरी है, कंपलसरी कंडीशन है। इसलिए पहली कंडीशन जो साइक्लोन बनाने में मदद कर सकती है वो ये है कि सी सरफेस होना चाहिए, साथ के साथ उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारी अर्थ एक स्फीयर सरफेस में, जियोइड जिसका शेप है। जब भी कोई भी थिंग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से साउथ की साइड जाती है तो वो अपने लेफ्ट साइड घूम जाती है। जैसे कि अगर हम सपोज करें कोई भी चीज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से साउथ की साइड जाएगी तो वो अपने लेफ्ट साइड घूम जाएगी। ये है कोरियोलिस फोर्स। और यदि कोई चीज सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्थ की साइड जाती है तो वो अपने लेफ्ट साइड पे घूम जाती है। ये दिस इज द पैटर्न दैट इज फॉर्म ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। एक बार और मैं रिपीट करती हूँ, कोरियोलिस फोर्स बेसिकली इसलिए जनरेट होता है क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट हो रही होती है। रोटेशन के कारण कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है, जो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नॉर्दर्न साइड से डाउनवर्ड साइड आता है तो वो उसे लेफ्ट साइड मूव कर देता है, ठीक है। और अगर कोई भी चीज सदर्न साइड से ऊपर साइड जाती है तो वो उसे उसके लेफ्ट साइड में टर्न कर देता है। बेसिकली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मैं इसे एक बार लिख के बता देती हूँ। इफ थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न साइड टू सदर्न साइड्स दैट इज टिल्टेड टूवर्ड इट्स राइट साइड, वो अपने ही राइट साइड में मुड़ जाएगा। लेकिन अगर बात करें साउथ साइड की, तो साउथ साइड में अगर कोई चीज सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न साइड जा रही है तो वो अपने लेफ्ट साइड में टिल्ट हो जाती है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसी वजह से जो साइक्लोन्स हैं वो ऐसे घूमते घूमते नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज बन जाते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज बन जाते हैं, ठीक है। थर्ड थिंग इज स्मॉल वेरिएशंस इन द वर्टिकल विंड स्पीड। बेसिकली यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ विंड स्टार्ट हुआ।
अगर ये वर्टिकल विंड स्पीड बहुत तेज होगी तो ये फटाफट रोल ऑन होके और ऐसे फैल जाएगा और उतना इंटेंस स्टॉर्म बन ही नहीं पाएगा। सो हमें जो वेरिएशन है वो थोड़ा सा स्लो चाहिए कि धीरे धीरे जो ये विंड्स हैं उनमें वेरिएशन दिखे, ताकि जो लो प्रेशर का कॉलम है वो और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो पाए और प्रॉपर एक साइक्लोन बन पाए। A pre-existing weak low pressure area or low level cyclonic circulation, as already discussed कि हमें थोड़ा सा लो प्रेशर एरिया चाहिए जिससे कि जो विंड पैटर्न है, हम सब जानते हैं कि जहाँ पे लो प्रेशर रहता है वहां से विंड्स ऊपर उठती हैं। सो हमें साइक्लोन बनाने के लिए विंड सर्कुलेशन करना है, इसलिए हमें एक थोड़ा सा लो प्रेशर एरिया चाहिए जो कि धीरे धीरे जब पूरा साइक्लोन मैच्योर स्टेज तक जाता जाएगा तो वो इंटेंसिफाई हो जाएगा। अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम, जब भी कोई एयर कॉलम बना वहां पे विंड्स रैप अप होने लगी, उसके बाद जो अपर सर्कुलेशन सिस्टम है वहां पे जो विंड्स है वो डाइवर्ज होती हुई नजर आए। इसको एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि ये सी सरफेस है जहां का टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस है। फिर जो ये साइक्लोन की आई है यहाँ पे लो प्रेशर रीजन क्रिएट हुआ और धीरे धीरे विंड्स ऊपर उठती चली गई और फिर वहीं पर फैल गई। फैलने के बाद वहां पे निम्बो स्ट्रेटस और निम्बो क्यूमुलस क्लाउड्स बनते हैं जिसकी वजह से वहां पे रेनफॉल भी होने लगती है। दिस वॉज ऑल अबाउट साइक्लोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के हिसाब से। इसमें जो कंडीशंस हैं आपको ये भी बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी अवर डीटी सेज पीएम अपोलाइजेस फॉर कोलैप्स ऑफ मराठा किंग्स स्टैचू। बेसिकली महाराष्ट्र में राजकोट फोर्ट में देखा गया कि पिछले साल ही पीएम मोदी जी ने नेवी के साथ मिलकर एक शिवाजी के स्टैचू को इनॉग्रेट किया था, बट रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम्स के कारण स्टैचू कोलैप्स हो गया और उसी को लेकर के एक स्टेटमेंट आया है। जो पीएम है वो अपोलोजाइज कर रहे हैं। उनका मानना ये है कि हम भी शिवाजी को एज अ डीटी, एज अ भगवान ही मानते हैं, सिर्फ वो हमारे लिए एक राजा नहीं है। ही अपोलाइजेस फॉर द कोलैप्स ऑफ द स्टैचू ऑफ शिवाजी। देन नेक्स्ट, over 2,700 scientists at India's top firm research body recruited laterally without reservation। बेसिकली जो इंडिया की टॉप एग्रीकल्चर को लेके बॉडी है दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसमें जो साइंटिस्ट हैं, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं वो दो तरीके से आते हैं। एक तो बेसिकली पूरे एग्जाम्स के फॉर्मेट से कि पहले जो रेगुलेटरी बॉडी है उसमें एग्जाम्स होते हैं, उनको पास आउट करके उसके बाद उनकी एंट्री होती है ICAR में। दूसरा है लेटरल एंट्री का ऑप्शन कि जिन लोगों ने एग्जाम्स को नहीं क्वालिफाई किया या एग्जाम्स नहीं दिया उसके बाद भी वो लेटरल एंट्री का पार्ट बन जाते हैं। सो इस पूरे आर्टिकल में ये बताया गया है कि इतनी बड़ी इंडिया की जो रिसर्च को लेके बॉडी है उसके अंतर्गत भी अगर हमने लेटरल एंट्री को प्रमोट किया है, इतने सारे साइंटिस्ट विदाउट एग्जामिनेशन टॉप इंस्टीट्यूट में लाए हैं, तो उस फॉर्म में ना दो गुट बन जाते हैं, दो ग्रुप्स बन जाते हैं। एक वो जो पूरे एक्सपीरियंस के थ्रू और स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्स क्वालिफाई करके, इंटरव्यू क्वालिफाई करके और विद एक्सपीरियंस आए हैं उनका गुट, और दूसरा जो लेटरल एंट्री के थ्रू डायरेक्ट आ गए। सो इन दोनों गुड्स के बनने की वजह से जो इंस्टीट्यूट का मैकेनिज्म है, जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं साइंटिस्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन नहीं हो पाता है और इस वजह से जो इंस्टीट्यूट की एक मैकेनिज्म होनी चाहिए उसमें भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट, सीनियर ब्यूरोक्रेट टीवी सोमनाथन टेक्स चार्जेस कैबिनेट सेक्रेटरी। पहले हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी थे राजीव गौबा, उनके बाद अब जो कैबिनेट सेक्रेटरी जिन्हें अपॉइंट किया गया है वो है टीवी सोमनाथन। ये 1987 बैच के IAS ऑफिसर रहे हैं। नेक्स्ट, एजुकेशन मिनिस्ट्री आस्क्स तमिलनाडु टू साइन PM श्री MOU टू गेट समग्र शिक्षा फंड्स। बेसिकली कई सारी कुछ स्कीम्स चलती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं,
उसी के अंतर्गत एक है समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा के लिए स्टेट्स को फंड प्रोवाइड किया जाता है। सो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक और स्कीम चलाई गई थी इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज पीएम श्री। पीएम श्री जो स्कीम है वो स्कूल्स के अपग्रेडेशन को लेके है, लेकिन तमिलनाडु ने पीएम श्री के लिए मेमोरेंडम साइन नहीं किया है और स्टिल वो फंड्स की डिमांड करी है। सो एक स्टेटमेंट है एजुकेशन मिनिस्ट्री के थ्रू कि पहले तमिलनाडु को पीएम श्री के लिए एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम समग्र शिक्षा के फंड्स को एलोकेट करेंगे। हमारे लिए इस पूरे आर्टिकल से इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि समग्र शिक्षा फंड क्या होता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पीएम श्री स्कीम समझना। समग्र शिक्षा फंड तो हमने समझ लिया कि शिक्षा के लिए जितना भी फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेट करने वाली है स्टेट्स को, उसको एक कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया, दैट इज समग्र शिक्षा फंड। अब बात करते हैं पीएम श्री स्कूल्स की, दैट इज प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड योजना है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है फॉर अपग्रेडेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मोर देन 14,500 स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री। पूरी कंट्री में 14,500 स्कूल से भी ज्यादा स्कूल अपग्रेड करने की बात की जा रही है इस स्कीम के अंतर्गत। It aims at strengthening the selected existing schools from amongst schools managed by central government, state और UT government local bodies। Basically जो schools पहले से exist करते हैं, प्राइवेट नहीं, जो कि आइदर स्टेट गवर्नमेंट, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट या यूटीज के अंतर्गत उनके एम्बिट में आते हैं, उन स्कूल्स को सेलेक्ट किया जाएगा और उनमें अपग्रेडेशन किया जाएगा ताकि जो राइजिंग इंडिया है उसके लिए या जो हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है उसके साथ कंप्लाई करने के लिए कुछ मॉडल स्कूल्स तैयार किए जाएं, ताकि जो उसके आसपास के रीजन के स्कूल्स हैं, जो नेबरिंग स्कूल्स हैं, वो एज अ मॉडल उस स्कूल को देखें और उसमें से अपनी जो भी चीजें अपने स्कूल में कमी नजर आ रही है उसको वहां से सीखकर अपने स्कूल्स में अप्लाई करें। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट विल शोकेस ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड एक्ट एज एग्जाम्पलर स्कूल्स एंड ऑल्सो ऑफर मेंटरशिप टू अदर स्कूल्स इन देयर विसिनिटी। बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जितने भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमने सामने रखे उस सबको एम्फेसाइज किया जाएगा, इन स्कूल्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि जो भी इस स्कूल्स की विसिनिटी में, नेबरहुड में जितने भी स्कूल्स आ रहे हैं वो एज अ रोल मॉडल इन स्कूल्स को यूज करें। The aim of these schools will not only be qualitative teaching, learning and cognitive development, but also creating holistic and well-rounded individuals equipped with key 21st century skills। Basically यहाँ पे बात की जा रही है कि सिर्फ क्वालिटी प्रोवाइड करना, बच्चों को एजुकेशन देना इन स्कूल्स का काम नहीं होगा, बल्कि जिस तरह की 21st सेंचुरी की डिमांड है कि स्कूल्स में बच्चों के अंदर एक स्किल्स हो, उस तरह की एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना और पूरा ओवरऑल इंडिविजुअल का डेवलपमेंट इंश्योर करना इन स्कूल्स को करना पड़ेगा। पेडागोजी अडॉप्टेड इन दीज स्कूल्स विल बी मोर एक्सपेरिएंशियल, होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, प्ले, टॉय बेस्ड, इंक्वायरी ड्रिवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड। पेडागोजी मतलब कि बेसिकली जो टेक्निक्स होती है जो टीचर्स के द्वारा यूज की जाती है या जो ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा उन्हें सिखाई जाती है, उन सब में इंक्लूड किया जाएगा कि ऐसी स्किल्स को, ताकि बच्चों का पूरा ओवरऑल एक ग्रोथ इंश्योर हो सके। फोकस विल बी ऑन अचीविंग प्रोफिशिएंसी इन लर्निंग आउटकम्स ऑफ एवरी चाइल्ड इन एवरी ग्रेड। असेसमेंट एट ऑल लेवल्स, बेसिकली टेस्टिंग होगी बच्चों की। These schools will be equipped with modern infrastructure including labs, smart classroom, library, sports equipments, which is inclusive and accessible. These schools shall also be developed as green schools with water conservation, waste recycling, energy efficient infrastructure and integration of organic lifestyle in curriculum। Basically ये सारे जो हैं की पॉइंट्स हैं या फीचर्स हैं जो कि पीएम श्री स्कूल के अंतर्गत देखे जाएंगे। यूपीएससी के मेंस आंसर राइटिंग में आप इस कंटेंट को यूज कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लें।
Then second, Mamta writes to Modi again seeking stringent central laws against rape. बेसिकली इस पूरे एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि जो हमारी वेस्ट बंगाल की सीएम है उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा था सेंट्रली एक लॉ बनाने के लिए जो कि रेपिस्ट को एक स्ट्रिंजेंट या कैपिटल पनिशमेंट देने को परमिट करे। बट हमने पहले ही देखा है कि इंडिया में ऑलरेडी कई सारे एक्ट्स हैं जो कि इस तरह के हीनियस क्राइम्स के साथ डील करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉक्सो एक्ट, उसी के रिस्पेक्ट में हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बनाए हैं इस तरह के केसेस को फटाफट सॉल्व करने के लिए। बट फाइंडिंग्स के दौरान ये मिला कि वेस्ट बंगाल में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं। SC to set up 5-judge bench to hear Kerala's plea on selling on net borrowing। बेसिकली क्या होता है कि इंडिया कैसा है, इंडिया एक फेडरलिज्म को प्रमोट करता है या फेडरल नेचर काइंड ऑफ है। फेडरल मतलब कि एक सेंट्रल लेवल पे एक एंटिटी है और उसके सब छोटे छोटे पार्ट्स हैं, मतलब सब अपने स्टेट्स हैं जो कि वक्त आने पे यूनाइट भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इमरजेंसी के टाइम पे सारे पावर सेंट्रलाइज्ड हो जाते हैं और नॉर्मल फंक्शनिंग के दौरान उन्हें प्रॉपर थोड़ी सी ऑटोनॉमी मिली हुई है अपने ग्रोथ, अपनी एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए। सिमिलरली केरला ने एक प्ली फाइल की है कि जिस तरह से सेंटर अब जो एक स्टेट गवर्नमेंट बोरो कर सकती है उस पे कैपिंग लगा दी है, तो केरला ने क्वेश्चन मार्क उठाया कि क्या फेडरलिज्म वाले स्टेट्स में, ऐसी कंट्री जो फेडरलिज्म प्रैक्टिस कर रही है, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह से स्टेट्स की बोरोइंग पर कैपिंग लगा सकती है या नहीं। इसका पूरा जजमेंट आने के बाद हमें इस आर्टिकल को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसमें एक आर्टिकल का डिस्कशन है, दैट इज आर्टिकल 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच डील विद द फाइनेंशियल बोरिंग ऑफ स्टेट्स। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है कि 293 आर्टिकल किससे डील करता है। ग्रोथ मैट्रिक्स इस पूरे एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है, जीडीपी और जीवीए को ही लेकर के। उसमें बताया गया है कि इस बार का जो जीडीपी है उसमें हमें कमी क्यों देखने को मिली। बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर और इन्फ्लेशन वगैरह को देखते हुए डिस्कस किया गया है कि कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन है वो अभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो इन्वेस्ट करते हैं गुड्स परचेस करने में वो कम हो गया है। इस वजह से अल्टीमेटली जीडीपी हमें कम देखने को मिल रही है। इंडिया येट टू टेक अ डिसीजन ऑन पाक इनवाइट टू SCO मीट। ऑलरेडी डिस्कस्ड, हमने कल बहुत अच्छे डिटेल में डिस्कस किया था SCO कि SCO क्या होता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इसे 2002 में बनाया गया, पहले 1996 में इसकी हिस्ट्री थी कि ये शंघाई 5 के नाम से 5 मेंबर्स इसके कंट्रीज थे। फिर 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने भी इसे ज्वाइन किया। रिसेंटली 2021 में ईरान इसका मेंबर बना है। कुछ कंट्रीज को इसे कुछ कंट्रीज एज अ गेस्ट मेंबर्स इसके अंतर्गत आते हैं। इंडिया के लिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है, शंघाई कोऑपरेशन, शंघाई हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ओवरऑल इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हर एक चीज हमने डिटेल में पिछली क्लास दैट इज 30 अगस्त के करंट अफेयर में डिस्कस की है। इसे इन डेप्थ समझने के लिए आप कल के करंट अफेयर को एक बार देख लीजिए। अभी बात आई है, हमने देखा कि पाकिस्तान जो अब SCO की मीट को होस्ट करेगा उसने इंडिया को भी इनविटेशन भेजा है कि आप भी आइए। लेकिन 2016 से इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस है वो थोड़े से खराब हो गए, इसलिए जब तब के बाद जितनी भी शार्प मीटिंग्स पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज की गई हमने उन मीटिंग्स को भी अटेंड नहीं किया, क्योंकि 2016 के बाद पाकिस्तान का जो टेररिज्म को प्रमोट करने की एक्टिविटीज है या जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है वहां से इन्फिल्ट्रेशन टेररिज्म बढ़ता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से हम जो है हमारा स्टेटमेंट यही आया कि अब हम पाकिस्तान के साथ इतना ज्यादा नेगोशिएट नहीं करेंगे और हमने वहां पे अरेंज की गई शार्क की मीटिंग्स वगैरह पर भी नहीं अटेंड किया।
इसलिए बात आ रही है कि हमने अभी तक एससीओ की मीट के लिए भी डिसीजन नहीं लिया है, वेदर इंडिया विल पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ एससीओ और नॉट। लेट्स वेट, इस आर्टिकल को और थोड़ा सा डेवलप होने देते हैं, फिर और बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे कि हमारे लिए क्या प्रोज और कॉन्स हो सकते हैं मीटिंग अटेंड करने के और मीटिंग ना अटेंड करने के। देन नेक्स्ट, UCC a small measure of justice for women, says Vice President. Vice President that is जगदीप धांकर जी ने बोला, जो कोलकाता में रेप एंड मर्डर केस हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में उनका मानना ये है कि विमेन्स एंड गर्ल्स डू नॉट फील सेफ इज नॉट अ सिविलाइज सोसाइटी। ऐसी सोसाइटी, ऐसी कंट्री जहां पे विमेन्स और गर्ल्स सेफ नहीं है, वो कोई सिविलाइज सोसाइटी नहीं कहलाती है। सो इसलिए इस रिस्पेक्ट में उनके कुछ स्टेटमेंट्स आए। इस दौरान उनका मानना ये है कि अगर हमें जस्टिस बढ़ाना है, विमेन्स गर्ल्स जिनके साथ गलत हुआ उनको जस्टिस प्रोवाइड करना है, तो जरूरत है कि हम यूसीसी को इम्प्लाई करें, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऑलरेडी डिस्कस्ड इंडिपेंडेंस डे के दौरान भी प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला था हमारे कि हमें सेक्युलर सिविल कोड लाने की जरूरत है, जिसका मैंडेट हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 से मिलता है, जिसमें कि डीपीएसपीस लिखे हुए हैं। हर एक कंट्री, हर एक रिलीजन के अपने सेट ऑफ रूल्स हैं, जैसे कि मैरिज से रिलेटेड, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, अलग अलग चीजों के लिए सब रिलीजन ने अपने सेट ऑफ रूल्स बना रखे, जिसमें कि कई बार कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी भी हैं जो कि पैट्रियार्की सोसाइटी को प्रमोट करती हैं, गर्ल्स के राइट्स को थोड़ा सा सप्रेस करती है। सो इन सब को हटाकर हमें जरूरत है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए, जो कि हर एक पर्सन को इक्वलिटी के साथ हैंडल करे और हर एक क्राइम, हर एक चीज को एक ही नजर से हैंडल करे। So this was about UCC and the DPSPs. Then next, joint panel meeting on Waqf bill witness heated debate. Again, बहुत लंबे समय से वक्फ बिल न्यूज पर रहा है। वक्फ बिल क्या है? मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत पहले से, इवन प्री ब्रिटिश एरा से, जब हमें आजादी मिली थी, कॉलोनियल रूल के पहले से ब्रिटिशर्स के जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके अंतर्गत एक सिस्टम चलता है, दैट इज नोन एज वक्फ। जैसे कि हर रिलीजन में अलाउ है चैरिटी करने के लिए, रिलीजियस वर्क करने के लिए, वैसे ही मुस्लिम कम्युनिटी में भी लोग जो डोनेट कर देते हैं लैंड को एज अ चैरिटी रिलीजियस वर्क्स को परफॉर्म करने के लिए, उसे बोला जाता है वक्फ। सो वक्फ को एडमिनिस्टर करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया, दैट इज वक्फ बोर्ड। पूरे इंडिया में वक्फ बोर्ड तीसरा सबसे बड़ा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। 1995 के बाद ऐसे कुछ अमेंडमेंट्स किए गए जिसके वजह से वक्फ बोर्ड ने अपने कुछ पावर्स को मिसयूज करके बहुत ज्यादा लैंड को अपने कब्जे में लाना शुरू कर दिया। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ बिल लाए हैं जिसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस किए गए कि अब वक्फ के अंदर जो वक्फ बोर्ड है उसके अंतर्गत नॉन मुस्लिम मेंबर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, साथ के साथ एक विमेन भी वक्फ बोर्ड की पार्ट बनेगी। दूसरी चीज, जो अथॉरिटी थी वक्फ बोर्ड की, कि वक्फ बोर्ड ही डिसाइड करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी उसकी है या नहीं है। सो उस चीज का पावर अब उससे लेकर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दिया गया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पूरा सर्वे करना है, उसके बाद डिसीजन बताना है कि प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है। सो इस तरह के बिल में अमेंडमेंट्स लाने की वजह से जो बिल है वो एक क्वेश्चन मार्क के एम्बिट में है, या फिर हर जगह डिबेट हो रही है कि क्या इस तरह के प्रोविजंस लाना सही है या नहीं। देन LGBTQIA couples can open joint bank account center। बेसिकली पिछले साल से रिकमेंडेशन आ रही है 2023 से कि बैंक्स में जो LGBTQ कम्युनिटी के अकाउंट्स हैं उनमें ज्वाइंट अकाउंट खोलने की परमिशन दी जाए। जैसे कि हम अपने बाद किसी को नॉमिनेट कर देते हैं कि बाई चांस हमारी डेथ हो जाती है तो पूरा पैसा किसके पास जाएगा। सो उस तरह से
LGBT कम्युनिटी को राइट दिया गया या उन्हें परमिशन दी गई कि अब आप भी नॉमिनी सेलेक्ट कर सकते हो, ज्वाइंट अकाउंट्स खोल सकते हो जिसमें कि आपकी डेथ के बाद आपकी प्रॉपर्टी किसको जाएगी, इस तरह के प्रोविजंस लिखे गए। इट इज अ वेलकम स्टेप कि हम LGBT कम्युनिटी के राइट्स को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, उन्हें और परमिट्स दे रहे हैं। दिस इज अ नाइस स्टेप। देन नेक्स्ट, फर्टिलाइजर सोर्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। बेसिकली जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह उन्होंने एक मीट के दौरान बताया कि फर्टिलाइजर्स के कारण कई अलग अलग प्रॉब्लम सामने देखने को मिल रही हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड और इवन कैंसर। इस तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ते फर्टिलाइजर्स के यूज को हम जो फर्टिलाइजर्स का यूज है वो बढ़ाते जा रहे हैं। इस तरह के यूज के बढ़ने की वजह से हमें इस तरह की प्रॉब्लम सामने देखने को मिल रही है। जरूरत है कि हम अपना एक शिफ्ट लाएं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम अपनी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसे लेकर जाएं। Then next, core sectors grew 6.1% in July. हर मंथ एक इंडेक्स आती है जिसे बोला जाता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। बेसिकली एनएसओ इसे सामने रखती है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि हमें बताती है पूरे मंथ के दौरान कितना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ है। 8 कोर सेक्टर्स है जो इकोनॉमी में 40% ऑफ जिनका कंट्रीब्यूशन रहता है। इन सेक्टर्स में ग्रोथ को हर महीने कैलकुलेट किया जाता है और सामने रखा जाता है कि कौन सी सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है। This indicates that measure the changes in the volume of production of industrial products during a given period. It is compiled and published by National Statistical Office, Ministry of Statistics and प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। बेसिकली मॉस्पी के अंतर्गत आता है एनएसओ और यही पब्लिश करता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसके अंतर्गत 2 कैटेगरीज के अंदर गुड्स को डिवाइड किया गया है, दैट इज ब्रॉड सेक्टर एंड यूज बेस्ड सेक्टर। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए बेस ईयर यूज किया गया है 2011 और 12। सिग्निफिकेंस की बात करें तो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बहुत यूज किया जाता है। जो गवर्नमेंट्स हैं, आरबीआई है, वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट्स अपनी पॉलिसीज की किस सेक्टर में कितना इन्वेस्ट करना है या किस सेक्टर को और ऊपर बढ़ाने की जरूरत है, इन सब की चीजें फाइंड करने के लिए या जीडीपी के एस्टिमेट्स को निकालने के लिए भी आईआईपी का यूज होता है। अब इन कोर सेक्टर्स की बात करें तो ये कोर सेक्टर्स जो है ये 40.27% वेटेज रखते हैं अपना इकोनॉमी में, दैट आर रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। आईआईपी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में पहले भी आईआईपी से क्वेश्चन पूछा गया है। हर मंथ इसका डेटा बहुत ज्यादा वेरी करता रहता है कि किस सेक्टर ने कितना ग्रोथ किया या किस सेक्टर में कितना डाउन देखने को मिला है। हमारे लिए वो डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे लिए ये स्टैटिक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आईआईपी किसके द्वारा निकाला जाता है, इसका बेस ईयर क्या है और इसके जो 8 कोर सेक्टर्स है उनका वेटेज किस अकॉर्डिंग है और कौन कौन से 8 कोर सेक्टर्स आईआईपी में इंक्लूडेड है। Then Pakistan conducts military strike in Balochistan, kills 5। बेसिकली हमने पिछले दिनों भी डिस्कस किया था, बलूचिस्तान में कुछ इंसर्जेंट ग्रुप को देखा गया है या कुछ फॉरेन कंट्रीज के ग्रुप्स का भी इन्वॉल्वमेंट, एक एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि ईरान कहीं ना कहीं इस तरह की एक्टिविटीज को स्पॉन्सर कर रहा है या कुछ ग्रुपिंग के ऊपर। दिस इज ऑल अबाउट अनऑफिशियल डाटा, सो आई एम नॉट टेकिंग द नेम्स इन द फोरफ्रंट। बेसिकली बलूचिस्तान में कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस देखी गई है जिसके कारण से जो पाकिस्तान की मिलिट्री है उन्होंने बलूचिस्तान में स्ट्राइक किया है। ये पूरा जो सिनेरियो है हमने बहुत डिटेल में बलूचिस्तान की पूरी सिचुएशन, वहां के इथनिक लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो कंटिन्यूअसली क्या डिमांड कर रहे हैं और उनकी डिमांड ना फुलफिल होने के कारण वो किस तरह से स्ट्राइक्स कर रहे हैं, ये हमने पूरा डिटेल में समझा था। इसे आप कवर करें पिछले दिनों के डिस्कशन से। सो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आज का न्यूज़पेपर इतना बड़ा नहीं था, बेसिकली हमें कुछ
जो कॉन्सेप्ट्स थे रिगार्डिंग साइक्लोन, जीडीपी, जीवीए या पीएम श्री स्कूल्स, इस तरह की चीजें हमें डिटेल में समझनी थी, जिसे हमने समझ लिया। होप यू ऑल लाइक द सेशन। इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से बने रहने के लिए जुड़िए एग्जैक्ट आईएएस से। हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी जानकारी, कोई भी फैक्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इस एग्जाम को बहुत इजीली क्रैक कर पाए। थैंक यू।